इस क्लास में हम लोग जो है पंचकर्म पढ़ेंगे। और शायद एक बेसिक लेक्चर हम लोग पंचकर्म का कर चुके हैं। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है सबको? यस सर, यस सर। हाँ, तो जो पंचकर्म का बेसिक लेक्चर हमने बताया था, उसके पहले हमने आपको काय चिकित्सा के बारे में भी बताया था, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि काय चिकित्सा क्या है। ठीक है ना? जैसा कि पहले पंचकर्म का चौथा पेपर ही काय चिकित्सा का फोर्थ पेपर पंचकर्म का हुआ करता था। तो पंचकर्म पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक काय चिकित्सा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो चीयते अन्नादिरति कायः, चीयते अन्नादिरति कायः अर्थात जिसका अन्न के द्वारा जिसका पोषण होता है उसको हम लोग काय कहते हैं। ठीक है? और एक और हमने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, चक्रपाणी की जो टीका है, क्या बताया था हमने आपको? कायस्य आंतराग्नि चिकित्सा काय चिकित्सा, मतलब हम जो लोग जो जठराग्नि की जो चिकित्सा करते हैं, अग्नि की जो चिकित्सा करते हैं, बेसिकली वही क्या है? काय चिकित्सा है। वैसे भी कहा गया है रोगा सर्वे अपि जानते मंदे अग्नो। हम एक बार पूरा से एक बार फटाफट रिवाइज करके तभी स्नेहन पे आ रहे हैं। तो ये तो हुआ काय की बात। और चिकित्सा को चक्रपाणी कह रहे हैं कि काय चिकित्सा कुछ नहीं है, बेसिकली क्या है ये? जठराग्नि के या अग्नि की ही चिकित्सा है, क्योंकि वाग्भट ने भी कहा है रोगा सर्वे अपि जायन्ते मंदे अग्नो, सभी रोग मंदाग्नि की वजह से ही होते हैं। तो अगर हमने अग्नि की चिकित्सा कर दी तो वही चिकित्सा है काय चिकित्सा, चक्रपाणी की ऐसी परिभाषा है। फिर चिकित्सा की परिभाषा चरक सूत्र 16 में भी हमने आपको बताया क्या था? या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवः समा, ऐसा चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय जो है आपका सूत्र 16, या भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धातवः समा, वो चिकित्सा की परिभाषा है। सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद भिषजाम मतम। ठीक है? तो वैसे भी धातु साम्य क्रिया चौथा तंत्र से अस्य प्रयोजनम, इस तंत्र का प्रयोजन ही है कि धातुओं को साम्य अवस्था में लाया जाए, है ना? और चिकित्सा क्या हुई? या भी क्रिया भी जानते शरीरे धातुः समा। एक चिकित्सा की परिभाषा सूत्र 9 में भी चरक ने बताया, जहाँ पे चारों चतुष्पाद का सम्यक प्रयोग के पश्चात जो एक स्वस्थ रखने का जो प्रवृत्ति शब्द आया होगा, चरक सूत्र 9 जब पढ़ाएंगे प्रवृत्ति शब्द आया होगा, एक प्रयास जो किया जाता है उसको चिकित्सा कहा जाता है। और हम लोगों ने अपस्मार निदान में पढ़ा है कि प्रशस्त चिकित्सा श्रेष्ठ चिकित्सा क्या होती है? प्रयोग शमयद व्याधि ओयन्नम न उदीरते, जो प्रयोग करने पे एक व्याधि का तो शमन करे परंतु अन्य किसी व्याधि को उत्पन्न न करे, वही श्रेष्ठ चिकित्सा है। ऐसा चरक ने भी बताया है, ऐसा वाग्भट ने भी बताया है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर विभिन्न चिकित्सा के भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर एक भेद की बात करें तो निदान परिवर्जन की बात करते हैं हम लोग, सोशल उत्तर तंत्र संक्षेपतः क्रिया योग निदान परिवर्जन। द्विविध चिकित्सा की बात हम लोग ने किया था, शोधन शमन, है ना? और द्विविध चिकित्सा में स्वस्थ ओजस्कर और आर्तस रोगनुत हम लोगों ने जो रसायन चिकित्सा में पढ़ा था पहले ही पाद में। और फिर उसके बाद संतर्पण अवतर्पण हो गया, शारीरिक मानसिक चिकित्सा हो गई, है ना? द्रव्यभूत अद्रव्यभूत, ये सब पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़े थे। याद आ रहा है? ये सब लेक्चर हम लोगों ने कर चुके हैं। फिर इसके बाद त्रिविध चिकित्सा आपको बताया था, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावजय, ये त्रिविध चिकित्सा थी। दैव व्यापाश्रय अभी कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने सूत्र 1 में भी पढ़ाया आपको हमने, क्या था? मंत्र औषध मणिबंध, ये सब जो होम इत्यादि प्रायश्चित भी उसमें हमने आपको अंडरलाइन करा था, प्रायश्चित को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये सभी क्या था? दैव व्यापाश्रय। युक्ति व्यापाश्रय क्या है? जो औषध द्रव्य की योजना करते हैं युक्ति पूर्वक, उसको युक्ति व्यापाश्रय कहा जाता है। सत्वावजय क्या है? पुनः अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, अहित अर्थों से मन को अलग करना ही सत्वावजय चिकित्सा है। ठीक है? मन को अहित अर्थों से दूर करना सत्वावजय चिकित्सा है। ये त्रिविध चिकित्सा में आ जाता है। क्या हुआ? दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वावजय। फिर उसी तरह अंत परिमार्जन है, बहि परिमार्जन है और शस्त्र प्राणिधान है, ये भी 3 आता है। अपकर्षण, प्रकृति विघात और
त्रिविध चिकित्सा में ही आता है आपका अपकर्षण, प्रकृति विघात और क्या है, निदान परिवर्जन। कहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कृमि चिकित्सा में। वहाँ पे सबसे पहले अपकर्षण है। वैसे तो जनरली हर जगह निदान परिवर्जन होता है, लेकिन कृमि चिकित्सा ऐसा है जहाँ पे चरक में सबसे पहले क्या बताया है, अपकर्षण कहा है, उसको पहले यंत्र के द्वारा, यंत्र आदि के द्वारा बाहर निकालना है। फिर इसके बाद है चतुर्विध चिकित्सा, संशोधन, संशमन, आहार, आचार। पंचविध चिकित्सा हम लोग पढ़ ही रहे हैं, पंचकर्म जिसमें आ जाता है। एक षड्विध उपक्रम है सूत्र 22 का। सूत्र 22 में षड्विध उपक्रम क्या है, वो लंघन, बृंहण, रोक्षण, स्वेदन, स्नेहन और स्तंभन। तो जो हम लोग ये पूर्व कर्म में स्नेहन स्वेदन पढ़ेंगे, ये स्नेहन स्वेदन ये षड्विध उपक्रम में भी आ जाता है। ठीक है, तो स्नेहन स्वेदन षड्विध उपक्रम में भी है। वहीं पे बताया है षड्विध उपक्रम वाले चैप्टर में ही स्नेहन और स्वेदन की चरक ने बहुत बढ़िया परिभाषा बता रखी है। ठीक है ना, जो हम आपको परिभाषा स्नेहन और स्वेदन की लिखाएंगे उसी चैप्टर से लिखाएंगे। क्या है, स्नेहनम स्नेह विषंदम मार्दवम क्लेद कारकम, चरक ने वहां पे बताया है। ठीक है ना, जो स्नेह विषंदन मृदुता लाता है, मार्दव व क्लेद उत्पन्न करे, वही स्नेहन है। वहीं पे बताया है चरक ने सूत्र 22 में। स्वेदन के लिए क्या कहा है, स्तंभन गौरव शीतघ्नम। स्तंभन यानी स्तंभन को, गुरुता को और शीत को समाप्त करे। लास्ट में घन लगा हुआ, घन जहां लगा रहेगा इसका मतलब कम करता है। तो स्तंभनम गौरव शीतघ्नम और स्वेदनम स्वेद कारकम, यानी जिसके द्वारा स्वेद यानी कि स्वेद की उत्पत्ति हो, पसीने की उत्पत्ति हो, उसको स्वेदन की परिभाषा चरक सूत्र 22 का है। ठीक है, ये तो हुआ षड्विध उपक्रम। वहीं पे आपको बताएंगे दशविध लंघन क्या होते हैं, चतुष्प्रकारा, संशुद्धि, पिपाशा, मारुतातप, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। बृंहण, रोक्षण, स्वेदन, स्नेहन और स्तंभन। द्वादश लंघन, दशविध लंघन, ये सब हम लोग वहीं पढ़ेंगे। हमने आपको पथ्य का इंपॉर्टेंस बता रखा है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पथ्य। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्नेहन पे, तो हेडिंग डालिएगा स्नेहन। परिभाषा लिखिएगा, स्नेहन की परिभाषा लिखिएगा। स्नेहनम स्नेह विषंदन, स्नेहनम स्नेह विषंदन मार्दव क्लेद कारकम, मार्दव क्लेद कारकम, मार्दव क्लेद कारकम। जो स्नेह कॉमा विषंदन, विषंदन, जो स्नेह, बुक भी लेके बैठिएगा, चरक पूर्वार्ध बुक भी पास में लेके बैठिएगा, चरक पार्ट 1 पास में लेके बैठिए। जो स्नेह विषंदन मार्दव व क्लेद को उत्पन्न करे, वह क्लेद को उत्पन्न करे। और लिखिएगा, अगली लाइन में लिखिएगा, मृदु करोति देहम, मृदु करोति देहम, मृदु करोति देहम मतलब शरीर में मृदुता लाता है। मृदु करोति देहम मलानाम, मलानाम, आवाज आ रही है? यस सर। मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति, व में छोटी की मात्रा, न में छोटी की मात्रा, विनिहंति, विनिहंति संगम, विनिहंति संगम। सिद्धि स्थान में पढ़ाएंगे आपको ये, ठीक है ना, चरक सिद्धि का है ये। मृदु करोति, हाँ वहीं का होगा, मृदु करोति देहम मलानाम विनिहंति संगम। कल्प तो पढ़ा चुके हैं, कल्प स्थान पढ़ा चुके हैं ना आपको।
Yes, sir. लिखिएगा अगली लाइन। स्नेह की योनियां। श्लोक नंबर 9 देखिएगा, 256 पेज पुरानी किताब में। स्नेह की योनियां 9 नंबर देखिए, स्थावर और जांगम लिखा होगा। स्थावर एवं जांगम मिला, 9 नंबर श्लोक में आया है। यस सर। वहां पे जो सौम्य शब्द आया है वो सौम्य अग्निवेश के लिए आया है। पंचकर्म में आप सूत्र के 4 चैप्टर भी पढ़ेंगे, सिद्धि स्थान 12 पढ़ेंगे, और जो एक्स्ट्रा यत्र तत्र सर्वत्र बिखरा पड़ा हुआ है चरक में वाग्भट में सब पढ़ेंगे, इसलिए नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। ठीक, तो सौम्य को एरो बना के लिख लीजिएगा। ये सौम्य जो है अग्निवेश के लिए आया है, और 2 प्रकार की स्नेह की योनियां हो गई, स्थावर और जांगम। ठीक है, तो स्थावर में हम जानते हैं सारे के सारे प्लांट होंगे। अगली हेडिंग में देखिए 10 नंबर में सब स्थावर योनियां हैं। जांगम में हम जानते हैं जो पशु पक्षियों से मिल रहे हैं उसको हम जांगम कह रहे हैं। ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा स्थावर में तिल आदि, स्थावर में तिल आदि, और जांगम में घृत वसा मज्जा आदि, घृत वसा मज्जा आदि। फिर लिखिएगा 12 नंबर श्लोक देखिएगा, 12 नंबर श्लोक, सर्वेशाम तैलजातानाम तिल तैलम विशिष्यते मिला। 12 नंबर श्लोक, सर्वेशाम तैलजातानाम, यस सर। मतलब सभी तैलों में विशेष रूप से मुख्य कौन सा है? तिल तैल। चरक ने तिल तैल को विशेष रूप से अच्छा माना है। क्या करता है ये? बलार्थ स्नेहने, बल का आधान करता है। ठीक है ना, और स्नेहन के लिए संपूर्ण स्थावर तैलों में तिल का तैल उत्तम होता है। अग्रय आया हुआ है, बलार्थे स्नेहने, फिर उसके बाद आया है अग्रय एरंडम टू विरेचने। ये अग्रय से अलग हो जाता है पार्ट, अग्रय से सेकंड आग हो जाता है। वो अग्रय वाला जो है वो विरेचन के, वो एरंड के लिए है। तो कह रहे हैं विरेचन के लिए एरंड का तेल उत्तम होता है। और आपने देखा होगा जब हम लोगों ने सुबेरे पढ़ा तो विरेचन में एरंड नहीं था। एरंड कहाँ था सर बस्ती में, वाथर में। कौन सी बस्ती? स्थापन में, वो नहीं, हाँ स्थापन में, स्थापन में था। वहां पे विरेचन में नहीं था, हमने बताया भी था आपको जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया था सेकंड चैप्टर का, वहीं पे आया था ना। वो वामक द्रव्य इतने हैं, विरेचन और आस्थापन अनुवासन, वो सब हमने आपको संख्या लिखाई थी कौन कौन से। एरंड दोनों के लिए था, स्थापन और अनुवासन दोनों हाँ, के लिए। बस्ती के लिए था बेसिकली, आस्थापन अनुवासन दोनों के लिए था। तो ये श्लोक इंपॉर्टेंट हुआ 12वां, सर्वेशाम तैलजातानाम तिल तैल विशेषते। तिल तैल विशेष रूप से अच्छा बताया है, श्रेष्ठ बताया है। फिर विरेचन के लिए एरंड तेल को मुख्य बताया है। वहीं लिख लीजिएगा ऊपर, आमवात में एरंड तेल की मात्रा। आमवात रूमेटाइड आर्थराइटिस मॉडर्न में कंपेयर करते हैं, लेकिन करते नहीं, मॉडर्न को मॉडर्न ही रहने दीजिए, आयुर्वेद को आयुर्वेद रहने दीजिए। आमवात में एरंड तेल की मात्रा 5 पल तक, 5 पल तक। सिंहनाथ गुगुलू में भी एरंड तेल है। आइए देखते हैं अगला श्लोक जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एरंड तेल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं हम लोग। कटु उष्ण तैलम एरंडम वात श्लेष्म हरम गुरु मिला। यस सर। तो कटु हुआ, उष्ण हुआ, है ना। कटु है, रस में कटु हो गया, वीर इसका उष्ण यहाँ लिखा हुआ है। तैलम एरंडम वात श्लेष्महर, यानी कवि का शमन करेगा, कफ और वात का शमन करेगा। फिर आगे लिखा हुआ है कषाय स्वादु तिक्तैश्च योजितम पित्त हंत्रति। कह रहे हैं कि ये फर्स्ट हाफ है उसमें कह रहे हैं कवि शामक है, यानी कफ वात शामक है। क्यों? कटु है और उष्ण है। हमने आपको बताया था मधुर अम्ल लवण जो होता है, क्या होता है ये? कफ शामक होता है, सॉरी कफ को बढ़ाने वाला होता है, और वात को वात को घटाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो उष्ण है, उष्ण की वजह से कफ का ये शमन कर रहा है, और कटु होने, सॉरी उष्ण होने की वजह से दोनों का शमन कर रहा है। किसका किसका? कफ का भी शमन कर, कफ का और वात का। कफ का भी गुण होता है शीत, और वात का भी होता है, तो दोनों का उष्ण होने की वजह से शमन करेगा, और कटु होने की वजह से भी ये कफ का भी शमन करेगा, है ना।
तो यहाँ पे आया हुआ है वात श्लेष महरम, और गुरु होता है, इसका एक गुण दिया हुआ है गुरु। और फिर आगे कह रहे हैं कषाय स्वादु, यानी कषाय होने से और मधुर होने से और तिक्त होने से क्या करता है ये? पित्त का शमन। पित्तनाशक, पित्तनाशक होता है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में एक चीज लिखा हुआ है, जब ऐसे द्रव्यों के साथ इसका संस्कार कर दिया जाता है, ये नहीं होता है। जब कषाय स्वाद यानी मधुर और तिक्त के साथ इसका संस्कार किया जाता है, तब यह पित्त शामक भी हो जाता है। ठीक है, इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा। फिर आगे देखिएगा 13 नंबर श्लोक में सर्पी तैल वसा मज्जा सर्व स्नेह उत्तमा मता। तो चारों ये स्नेह की बात यहाँ हो गई है। उसमें भी नेक्स्ट हाफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एषु चैव उत्तम सर्पी, संस्कार, जो सर्पी होता है वो संस्कार का अनुवर्तन, संस्कार अनुवर्तन को अंडरलाइन करिएगा कि सर्पी क्यों श्रेष्ठ है। संस्कार का अनुवर्तन करने के कारण सर्पी जो है श्रेष्ठ है। यदि आपके पास किताब खुली हुई है तो जरा चरक सूत्र 27 का, चरक सूत्र 27 का श्लोक नंबर आपको देखना है 286। पुरानी किताब में पेज नंबर 559 है। मिला? यस सर। 559 श्लोक नंबर 286 से 288, वहां पे हेडिंग पड़ा होगा आहार योगी वर्ग। यस सर। सेकेंड लाइन में सेकेंड हाफ देखिएगा, तैलम संयोग संस्कारात सर्वरोगा पहम मतम। मिला? यस सर। अब यहाँ पे सेम चीज जो वहां पे घृत के लिए कह रहे थे 13वें चैप्टर में, यहाँ किसके लिए आ रहा है? तैल के लिए आ रहा है। अब यहाँ पे कह रहे हैं संस्कार के कारण क्या है, तैल जो होता है सर्व रोगापह, सभी रोगों का शमन करता है, सभी रोगों को दूर करने वाला होता है। तो यहाँ पे उस पेज का नंबर डाल दीजिए और वहां पे इस पेज का नंबर डाल दीजिए, जिससे हमको याद रहे कि दोनों जगह क्या क्या आया है मिलता जुलता। ठीक है, आ जाइए वहीं पे जहां हम लोग थे। तो इन सभी चारों स्नेहों में क्या हुआ, सर्पी जो होता है संस्कार का अनुवर्तन करने के कारण श्रेष्ठ होता है। फिर देखिएगा 14 नंबर श्लोक, 14 नंबर श्लोक देखिएगा। ऊपर लिखिएगा बुक में, योनि विशोधन के लिए तैल का प्रयोग, योनि विशोधन डैश करके तैल का प्रयोग, योनि विशोधन तैल प्रयोग। अगला पॉइंट लिखिएगा भ्रष्ट योनि, भ्रष्ट योनि यानी प्रोलैप्स, वेजाइनल प्रोलैप्स की बात कर रहे हैं। भ्रष्ट योनि वसा का प्रयोग। क्यों लिखाया अभी आ रहा है आगे, जिससे कंफ्यूजन हो इसलिए हमने उसको अलग से लिखा दिया है कि अगर योनि का विशोधन करना है तो वहां पे हमको तैल का प्रयोग करना है, अगर प्रोलैप्स हो गया है तो वहां पे वसा का प्रयोग करना है। आगे देखिएगा 14 नंबर श्लोक, किसी का अनम्यूट है म्यूट कर लीजिएगा। घृतम पित्त अनिल हरम, जो घृत होता है लिख लीजिए GMT, GMT। फिर से बता रहा हूँ, अग्रह का 3 मैं अभी बता रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊंगा। मैं बारी बारी से शायद डेली क्लास में आपको हर क्लास में 3-3 4-4 अग्रह मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं 3 अग्रह जो बताने जा रहा हूँ, इसके पहले भी बताया हूँ फिर बता रहा हूँ। GMT ऊपर से नीचे लिखिएगा, घृत मधु और तैल। लिख लिया? हो गया? यस सर। जी के आगे लिखिएगा वात पित्त। जब हम वात पित्त कफ एक साथ लिखते हैं तो पहले वात पित्त आएगा, फिर पित्त कफ आएगा, फिर बचा क्या, कफ और वात। तो सबके सामने वैसे क्रम से लिख लीजिए, पहले वात पित्त शामक, VIP VP शामक,
नीचे वाला एरो बना लीजिएगा, वात पित्त शामक। जी में एम यानी मधु में क्या हो जाएगा, पी के शामक, पित्त कफ शामक। और लास्ट में क्या बचा, टी, टी फॉर तैल, तैल क्या हो जाएगा, कफ वात शामक। समझ में आया कि नहीं? यस सर, आगे। ये अग्रह में बताया है चरक ने कि मतलब वात पित्त शामक द्रव्यों में जो है उन्होंने घृत को घृत को श्रेष्ठ बताया है, और पित्त कफ शामक में मधु को श्रेष्ठ बताया है, और कफ वात शामक द्रव्यों में तैल को श्रेष्ठ बताया है चरक ने, चरक सूत्र 25 अग्रह प्रकरण में। फिर यहाँ पे कुछ गुण बताए हैं घृत के। यहाँ देखिए क्या आया है, पित्त अनिल हरम। या अग्रह में भी वही चीज बताए हैं, पित्त अनिल मतलब वात पित्त शामक हो गया। रस शुक्र ओजसाम हितम, यानी रस के लिए, शुक्र के लिए, और ओजस, हम जानते हैं ओज क्या है, समस्त धातुओं का सार होता है। तो रस से लेके शुक्र तक अगर धातुओं को बढ़ा रहा है तो ओज को भी वर्धन करेगा। तो घृत के लिए आया है। और आया निर्वापणम मृदुकरम स्वर वर्ण प्रसादनम। स्वर यानी कि वॉइस को क्लियर करेगा, वर्ण यानी कि पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन, स्किन कलरेशन करेगा, और दाह शांत करता है, ऐसा कुछ कहीं लिखा। निर्वापणम जो होता है वो दाह के लिए आया है, निर्वापणम दाह शमन के लिए है। एक अपना आपको एक्सपेरिमेंट बता दे रहे हैं, आप कर सकते हैं। कभी गलती से अगर जल जाए कोई तो फिर वहां पे क्या करते हैं, घृत में थोड़ा सा सैंधव लवण मिला के लेप कर दीजिए वहां पे, क्योंकि दाह का शमन करता है तो तुरंत वो दाह का वहां पे शमन करे, जो बर्निंग होता है बिल्कुल कम करेगा, बिल्कुल तो नहीं फिर भी कम कर देगा, और वहां पे ब्लिस्टर नहीं बनते हैं, फफोले नहीं बनते हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। घृत में जो है सैंधव या कोई भी जो सामान्य लवण हम लोग घर में यूज करते हैं वो भी कर सकते हैं। तो घृत और लवण का लेप कर दीजिए उस पर पूरा, तो दाह भी कम हो जाएगा और ब्लिस्टर भी नहीं बनने पाते। फिर फिलहाल आगे देखते हैं। ये तो हुआ घृत के बारे में। अगला है तैल के गुण। तैल के गुण की बात करते हैं। श्लोक नंबर 15 में देखिएगा, मारुतघ्नम न च श्लेष्म वर्धनम। अभी अग्रह में हमने क्या बताया, तैल क्या करता है, कफ और वात का शमन। कफ और वात का शमन। तो यहाँ वात के लिए तो स्पेशली कह दिया कि मारुतघ्नम, और श्लेष्मा को कह रहे हैं कि श्लेष्मा को बढ़ाता नहीं, बढ़ाता नहीं मतलब कम करता है, घुमा के बात कह दी। ऐसे हम लोग एक तंत्र युक्ति पढ़ते हैं कि एक के कहने से दूसरी बात अपने आप मान। कौन सी तंत्र युक्ति होती है, मतलब महेश मोटा नहीं है तो हम मान लेते हैं कि महेश पतला है। कौन सी तंत्र युक्ति है, पढ़ो बच्चा। मारुतघ्नम न च श्लेष्म वर्धनम बलवर्धनम, मतलब वात का शमन करेगा, कफ का वर्धन नहीं करेगा तैल, और बलवर्धन। और क्या है, त्वच, स्किन के लिए अच्छा है इसीलिए मालिश किया जाता है तेल से। उष्णम स्थिरकरम तैलम योनि विशोधनम, याद आ रहा है, अभी लिखाया मैंने अलग से अभी। यस सर। तो योनि विशोधन को अंडरलाइन करिएगा। नीचे आ जाइए। श्लोक नहीं याद करना है, बट आप ब्रेक करके उसके जो गुण हैं अलग अलग पॉइंट वाइज ओरिजिनल कंटेंट के फॉर्म में, जैसे क्या है मारुतघ्नम, अगला पॉइंट न च श्लेष्म वर्धनम, अगला पॉइंट बल वर्धनम, त्वच, है ना। तो इस तरीके से पॉइंट वाइज आप करके लिख सकते हैं, जरूरी नहीं, और पॉइंट आगे पीछे भी हो सकता है। अगर त्वच आपको पहले याद आया तो त्वच पहले लिख दीजिएगा, मारुतघ्न लेट में याद आया तो लेट में मारुतघ्न लिख दीजिए, वो आगे पीछे हो सकता है। योनि विशोधन के बाद देखिएगा 16 नंबर श्लोक, 16 नंबर समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। यस सर। यस सर। 16 नंबर में देखिएगा विद्ध शब्द आया हुआ है, छिन्नम भिन्नम तथा विद्धम, ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, वर्ण के भेद पढ़े होंगे शल्य में आपने। तो विद्ध, विद्ध होने पर, और क्या है, भग्न आहत, भग्न हो जाए, भग्न मतलब फ्रैक्चर हो जाए, भ्रष्ट योनि, अभी हमने ऊपर लिखाया था भ्रष्ट योनि, याद आ रहा है, प्रोलैप्स। और कर्ण शिरो रुजा, कर्ण में ईयर एक हो जाए, शिरो हेडेक हो जाए। पौरुष उपचय, पौरुष उपचय को अंडरलाइन करिएगा, पौरुष उपचय यानी पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए।
मज्जा में देखिएगा, मज्जा में क्या है, बल शुक्र रस श्लेष्म मेदो मज्जा विवर्धनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा गया है, क्वेश्चन आया हुआ है, बल वीर्य रस कफ मेदा और मज्जा की वृद्धि होती है। तो इन सभी की वृद्धि होती है मज्जा के द्वारा। और क्या है, विशेषतो आस्थ्यानाम च बलकृत, और विशेष रूप से अस्थि के लिए बलदायक है, यानी अस्थियों में बल प्रदान करता है मज्जा। ठीक है, तो मज्जा से क्या है, अस्थि को बल प्रदान मिलता है, अस्थि बलवान होगा मज्जा के द्वारा। अब चूंकि मज्जा जो है अस्थि के आगे की धातु है, और हम जानते हैं अस्थि से किसका निर्माण होता है, मज्जा से, लेकिन यहाँ मज्जा सेवन करने से जो पीछे वाली धातु है वो मजबूत हो रही है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ऐसे होता है ना, तो कायदे से होना क्या चाहिए, यहाँ पे मज्जा के प्रयोग से देख रहे हैं हम लोग अस्थि में वृद्धि, मतलब अस्थि का बल बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। फिर अगली लाइन, सर्पी शरदि पातव्यम वसा मज्जा च माधवे तैलम प्राविशी नात्य उष्ण शीते स्नेहम पिबे नरः। देखिएगा, एक्चुअली ट्रिक बनाए रहते हैं ना, तो बहुत दिन से नहीं देखे रहते, उसको लिखिएगा, ऊपर से लिखिए नीचे तक। पहले कॉलम में लिखिए स्नेह, पहले कॉलम में लिखिए स्नेह, दूसरे कॉलम में लिखिएगा सेवन ऋतु, सेवन ऋतु, तीसरे कॉलम में लिखिएगा अनुपान, सेवन ऋतु तीसरे कॉलम में अनुपान। तो पहले में लिखिएगा स्नेह, वो घृत तैल वसा मज्जा ऊपर से नीचे तक, घृत तैल वसा मज्जा ऊपर से नीचे लिखिएगा। दूसरे कॉलम में लिखिएगा घृत वाले में एस, जिसमें ऋतु है एस, तैल में लिखिएगा पी, वसा मज्जा में लिखिएगा एम, दोनों में एम, वसा और मज्जा दोनों में। तो ये एसपीएम, हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ा है ना, बॉटनी में पढ़े हैं हम लोग। ठीक, तो एसपीएम हो गया। एस फॉर क्या हो गया, बताओ फटाफट, उसी सर शरद, शरद। शरद हो गया। पी से क्या हो गया, सर प्रावृत। और एम से क्या हो गया, माधव। हाँ तो फटाफट, हाँ जो भी है एसपीएम में आ जाएगा आपका दोनों। फिर अगला कॉलम क्या बनवाया हमने, सर अनुपान का। अनुपान, तो उसमें लिखिएगा जे वाई एम, पहले में लिखिए जे, घृत में जे हो गया, वाई तैल में लिखिएगा वाई, और बाकी दोनों में क्या हुआ एम एम, यानी जिम हो गया। तो जे के बगल में लिखिएगा उष्ण जल, जे फॉर जल, जल कैसा रहेगा उष्ण जल, वाई फॉर यूष, वाई फॉर यूष, और एम फॉर क्या होगा मंड, दोनों में हो जाएगा, वसा मज्जा में मंड। ये तो हुआ ऋतुओं का याद करने का ट्रिक और अनुपान। कुछ ऐसे उष्ण वीर्य द्रव्य होते हैं जैसे तुवरक है, भल्लातक है, इनका जब स्नेह के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो वहां पे उष्ण जल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तुवरक भल्लातक इनका सेवन करने के पश्चात, स्नेह के रूप में प्रयोग करने के पश्चात, लिख लीजिए तुवरक भल्लातक उष्ण वीर्य होते हैं, और इनका स्नेह के रूप में प्रयोग करने के पश्चात तैल के रूप में, इनका तैल या किसी फॉर्म में इनको जो है स्नेह के रूप में प्रयोग करने पे उष्ण जल का सेवन नहीं करेंगे।
एम को कभी कभी वैशाख भी बोल दे देगा, तो माधव को वैशाख भी कहते हैं। तो माधव के ब्रैकेट में दोनों में वैशाख लिख लीजिएगा। माधव में बेसिकली 2 हो जाएगा। तो जो आपका घृत तैल वसा जो है, वसा में वैशाख लिख लीजिएगा, और मज्जा के जो माधव लिखा है उसके ब्रैकेट में बसंत लिख लीजिएगा। मज्जा के माधव में लिखा है ना, मज्जा में भी माधव लिखा है ना, मज्जा में माधव लिखा है। यस सर। उस माधव के Yes. ब्रैकेट में बसंत लिख लीजिएगा। अब देखिएगा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लगाइएगा। ठीक है, माधव माधव से काम चल जाता, ठीक है। अदरवाइज वसा में व से वसा, व से वैशाख है ना, और मज्जा में बसंत। एक हेडिंग डालिएगा, स्नेह प्रयोग काल। स्नेह प्रयोग काल। अत्यंत शीत, अत्यंत शीत एवं अत्यंत उष्ण काल में, अत्यंत शीत एवं अत्यंत उष्ण काल में स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। अत्यंत शीत एवं अत्यंत उष्ण काल में स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। शिवाकांत जी क्लास में हैं आप? जी सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो जो क्लास में नहीं है जरा, ठीक है। पार्टिसिपेंट का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रयोग काल में चलेगा। वात पित्त की अधिकता में, यानी वीआईपी को, वात पित्त की अधिकता में डैश करके लिखिएगा, उष्ण काल में, वात पित्त की अधिकता में ऑब्लिक, वात पित्त की अधिकता में ऑब्लिक उष्ण काल में डैश करके लिखिएगा इसमें, रात्रि में स्नेह, रात्रि में स्नेह। यानी अगर वात पित्त बढ़ा हुआ है या उष्ण काल है, यानी गर्मियों में, गर्मियों में आपने कभी किसी को देखा नहीं होगा धूप में बैठ के तेल मालिश करें, देखा किसी को? नहीं सर। लेकिन ठंड में आपने देखा होगा धूप में दोपहर में बैठ के तेल मालिश करते हैं लोग, बैठते हैं धूप सेकते हैं। तो ऐसे भी याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो वीआईपी को और उष्ण काल में यानी गर्मियों में रात्रि में करना है, रात में ठंडा ठंडा रहेगा। अगला पॉइंट लिखिएगा, कफ की अधिकता में, कफ की अधिकता में ऑब्लिक शीतकाल में, कफ की अधिकता में ऑब्लिक शीतकाल में दिन में। जहां पे हम लोगों ने अनुपान लिखा था ना, वहां पे एक बार और लिख लीजिएगा, घृत तैल वसा मज्जा को तो हमने आपको सब लिखा दिया, एक लाइन और, अथवा सब के बाद उष्ण जल का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी लिख लीजिएगा, अथवा सभी स्नेहों के सेवन के बाद उष्ण जल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जहाँ पे ये मंड नहीं मिल रहा तब क्या करेंगे, उष्ण जल का सेवन कर सकते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है प्रविचारणा, स्नेह की प्रविचारणा। उसको पढ़ने से पहले अभी मात्रा वगैरह भी बता रहे हैं, हो जाता है एक लेक्चर में, ठीक है ना, दूसरा लेक्चर ले लेंगे स्नेह का, जल्दी जल्दी ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं फिर समझ में नहीं आएगा। प्रविचारणा का मतलब ये होता है कि बहुत से लोगों को स्नेह पसंद नहीं होता, कुछ लोग को उसकी गंध नहीं पसंद होगी, है ना, कुछ लोग को उसका स्वाद नहीं पसंद होगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों में क्या होता है, अगर आपको घी ही है, अगर ऐसे कहा जाए कि 2 चम्मच घी खा लीजिए तो आप शायद अवॉइड करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वही घी अगर आप दाल में मिला के खा लेंगे, भोजन में मिला के खाएंगे तो खा ले जाएंगे, ठीक है। ये हुआ, अगर किसी चीज में मिला के हम खा रहे हैं उस चीज को तो उसको बोलते हैं प्रविचारणा, ठीक है। और एक होता है अक्ष स्नेहपान। अक्ष स्नेहपान मतलब प्योर स्नेह, बिना किसी चीज में मिलाए, अगर हम प्योर मैंने चम्मच से घी निकाल के अगर हम खा रहे हैं तो अक्ष स्नेहपान। आई थिंक कि प्रविचारणा और अक्ष स्नेहपान का अंतर समझ में आया कि नहीं? यस सर।
प्रविचारणा किसी भी चीज में मिला के हम लोग खाते हैं। तो चरक ने 24 प्रविचारणाएं बताई हैं, जितना बता सकेंगे, याद करा सकेंगे, कराएंगे। और आगे देखिएगा, पहले थोड़ा सा चरक में देख लीजिए क्या क्या रह गया है। तो भग्न में हुआ वसा, और अस्थि बलार्थ कौन सा प्रयोग कर रहे हैं? अस्थि बलार्थ मज्जा। विमर्श देखिएगा, वही वाला जो है, सर्प शरद पातव्यम वसा मज्जा च माधवे तैलम प्राविश्य, उसी का विमर्श देखिएगा। शरद ऋतु में स्वस्थ मनुष्य को घृतपान कराना चाहिए, क्योंकि शरद ऋतु में स्वाभाविक रूप से पित्त का प्रकोप होता है। ठीक है। अगर विशेष रूप से अगर घृत की बात किया जाए तो घृत जो होता है, अगर एक दोष की बात करें तो घृत पित्त शामक होता है। ठीक। अगर विशेष रूप से बात करें तो घृत जो होता है पित्त शामक, लेकिन अगर अग्रह की बात करें तो वात और पित्त दोनों का शमन करता है। तो यहाँ पे विमर्श में कह रहे हैं कि वैसे भी शरद ऋतु में क्या होता है, हरेद बसंते श्लेष्माणाम पित्तम शरद निर्हरित, ऐसा कुछ करके बताया है आपको पहले हमने। बसंत ऋतु में श्लेष्मा का यानी वमन कराएंगे, पित्तम शरद निर्हरित, पित्त में शरद पित्त का शरद ऋतु में निर्हरण करेंगे यानी विरेचन कराएंगे। और वर्षाद समयेद वायु, वर्षा ऋतु में वात बढ़ा रहता है, यानी बस्ती कर्म अगर हमको करना होगा तो वर्षा ऋतु में, यानी जिस समय वात बढ़ा रहेगा। देखिए आगे लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, पित्तघ्नम घृतम, अंडरलाइन करिएगा, पित्तघ्नम घृतम। मिला कि नहीं मिला? यस सर। आगे लिखा हुआ है, शरीरजानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर में अष्टांग हृदय में बहुत पूछा जाता है ये। शरीरजानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम, क्रमेण शब्द क्यों आया है? शरीरजानाम दोषाणाम, शारीरिक दोष क्रम से कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे इन्होंने वाग्भट ने हो सकता है इसके पहले वाले श्लोक में बोला हो। तो शरीर के अगर हम शारीरिक दोषों की बात करें क्रम से क्या होता है? वात पित्त और वात पित्त कफ। वही अगली लाइन देखिए, बस्ती विरेको वमनम, बस्ती विरेक वमन क्रमशः किसके लिए आ गया? वात पित्त कफ के लिए। यानी क्रमशः अगर संशोधन की बात करें तो बस्ती विरेको वमनम, बस्ती के साथ वात आ जाएगा, विरेक के साथ पित्त आ जाएगा, और वमन किसके साथ आ जाएगा? कफ के साथ आ जाएगा। तो पहली लाइन में क्या दिया है? शरीरजा नाम, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वाग्भट का, ये अपने आप में बता देता है। अगर हम एकल की बात करें कि घृत तैल और मधु GMT की अगर हम बात करते हैं तो चरक ने तो अग्रह में दो दो को लेके बताया है, लेकिन वाग्भट ने सूत्र एक में अगर एकल की बात करें तो वाग्भट का यहाँ से आंसर लगेगा, सूत्र एक का ही होगा ये। तो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक माना जाता है। शरीरजानाम दोषाणाम क्रमेण परम औषधम, तो दो चीजें हैं, अगर हम बस्ती विरेक और वमन की बात करते हैं संशोधन चिकित्सा, उसके बगल में स्नेहन में या शमन चिकित्सा की अगर बात करें तो तैल घृत और मधु। ठीक है, वात पित्त कफ को तैल घृत और मधु। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा सर, अभी जो आपने बताया था क्या, घृत क्या करता है? पित्त शमन करता है, अभी हमने बताया था। तो यहाँ भी तो वही, यहाँ भी क्या है? वही है कि अलग है? वही है आंसर, सेम है। तो वात के लिए तैल, पित्त के लिए घृत, और कफ किसके लिए हुआ? मधु। मधु के लिए। मधु का एक गुण हमने आपको बताया था, कषाय तो होता ही होता है, साथ ही रुक्ष होता है। तो रुक्षता अधिक होता है, इसीलिए जब हमने आपको शीतोपलादी चूर्ण बताया था तो हमने बताया था कि ड्राई कफ में उसका अनुपान जो है हम लोग मधु रखेंगे तो और ड्राई कफ को बढ़ा देगा, ऐसा बताया था। हाँ सर बताया था। तो रुक्ष होने की वजह से, और कफ कैसा होता है? स्निग्ध होता है, तो हर जगह वही सामान्य विशेष सिद्धांत घुमा के लगेगा, है ना। कफ को अगर हम देंगे तो सामान्य, सॉरी, अगर हम मधु को देंगे तो मधु कैसा होता है? तो रुक्ष होता है, तो रुक्ष होने की वजह से विशेष सिद्धांत लगेगा और वो स्निग्ध गुण वाले कफ का शमन करेगा। वैसे अगर हम तैल की बात करें तो तैल जो है वात का शमन कर रहा है, घृत की अगर बात करें तो वो पित्त का शमन कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेज 794, एक सेकेंड। हाँ, विमान स्थान 8,
श्लोक नंबर 150 फटाफट खोलो। विमान स्थान 8, श्लोक नंबर 150 150 मिला? यस सर। सबको मिल गया? सर पेज नंबर क्या है? पुरानी किताब है मेरी, अनुवासन द्रव्य कल्प संग्रह। 794 है पुरानी किताब में। हाँ सर मिल गया। हमने आपको सवेरे वाली क्लास में बताया था कि शिरो विरेचन द्रव्यों के 7 आश्रय होते हैं और विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय होते हैं। सवेरे वाली क्लास में बताया था। हाँ सर। 151 श्लोक बिल्कुल नीचे देखिएगा, इसी पे शिरो विरेचन सप्तविधम, नीचे से तीसरी लाइन, शिरो विरेचन सप्तविधम फल पत्र मूल कंद पुष्प निर्यास त्वागा आश्रय भेदात। मिला? नहीं मिला? यस सर मिल गया। यहीं से लिखाया था, शिरो विरेचन द्रव्यों के सप्तविध आश्रय जो है ये हो गया। जिस चीज को बताने के लिए यहाँ लाए हैं उसको देखिए। 150 नंबर श्लोक ऊपर देखिएगा, 150 नंबर का सेकंड नीचे से दूसरी लाइन, तैल वसा मज्जा सर्पिशाम यथा पूर्वम श्रेष्ठम वात श्लेष्म विकारेषु अनुवासनीयेषु यथोत्तरम तु पित्त विकारेषु सर्व एव वा सर्व विकारेष्वपि। मिला ऐसा कुछ? यस सर। अंडरलाइन करिए। तैल वसा मज्जा घृत लिखिएगा। त्वमस, 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 त से तैल, डिकोड कर लिए, नहीं बाद में नहीं कर पाएंगे। त से तैल, व से, फेसबुक पे बहुत से लोग सोच रहे हैं क्या कर रहा है बंदा ये, समझ में उसी को आएगा जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने आयुर्वेद पढ़ा हो। मैं बता दूं कि यहाँ पे पीजी की प्रिपरेशन चल रही है, ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाने ना कोशिश कर रहे हैं। हम भी हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे, मैं आजीवन आयुर्वेद का स्टूडेंट ही रहूँगा और सीखता रहूँगा। फिलहाल बच्चों को, मैं भी फ्री हूँ, बच्चे भी फ्री हैं, तो बच्चों को जो है विद्या दान कर रहा हूँ, और जो भी पढ़ना चाहें स्वागत है। तो त्वमस, त से तैल, व से वसा, म से मज्जा और स से सर्पी। ये क्या हुआ, मैंने त्वमस बताया। तो तैल वसा मज्जा और सर्पी, इन स्नेहों में से अनुवासन योग्य वात एवं कफ के रोगियों में यथा पूर्व श्रेष्ठ। यानी कि अगर कवि के लिए प्रयोग होना है, कवि के लिए अगर प्रयोग होना है तो पहले त, फिर व, फिर म, फिर स, यानी कवि को स जो है सबसे लास्ट में आएगा। ये श्रेष्ठता का क्रम है त्वमस, यानी कवि के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या हो जाएगा? सर सर तैल। तैल। वैसे भी होगा। अगर अग्र वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे जीएमटी वाला, तो वहां से भी वही आंसर आ रहा है ना, अग्र से भी वही कॉन्सेप्ट आ रहा है जो हमने आपको जीएमटी बताया, वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात शामक, तो वहां से भी तैल का वही आ रहा है, तैल सबसे आगे आ यस रहा सर। है, कफ वात शामक। कफवात शामक। तो यहाँ से थॉमस याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे और हिंदी में देखिए, अर्थात वात और कफ जन्य रोग में तैल का अनुवासन देना अधिक लाभकारी है। यहाँ अनुवासन की बात कर रहे हैं बस थी, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा। तैल से कम लाभकारी वसा, वसा से कम मज्जा और मज्जा से कम लाभकारी घृत होता है। किसमें? कफ वात शामक। पित्तज रोगों में यथोत्तर ये स्नेह श्रेष्ठ हो जाते हैं। अगर हम पित्तज रोगों, ये तो कवि की बात हुई, अगर पित्तज की बात करें, भी हमने आपसे बताया कि सर्पी क्या होता है, श्रेष्ठ होता है पित्त शामक। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? रटना नहीं है कुछ, अगर रटे तो फिर गया। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। हमने आपको बताया कि सर्पी जो होता है श्रेष्ठ पित्त शामक होता है, ये पता है इन चार। यस सर। तो थॉमस में स मतलब सर्पी आया, तो सर्पी कब है? लास्ट में है, यानी कि आगे से पीछे की ओर सर्पी मतलब पित्त शामकता, पित्त के लिए श्रेष्ठता बढ़ेगी। अगर कफवात की बात करें तो घटेगी, और पित्त शामकता की बात करें तो बढ़ेगी। थॉमस, बस खाली आपको त्व म स याद रखना है। त से तैल, व से वसा, म से मज्जा और स से
सर्पी। आ जाइए वहीं जहां हम लोग थे। याद कैसे रहेगा कि हमने यहाँ बढ़ाया? पेज तो पलट के आ गया, याद कैसे रहेगा? वहीं पे लिख लो। ये आपकी किताब में जो पेज नंबर रहा हो यहाँ पे कल्प स्थान, वो सॉरी विमान स्थान में 150 नंबर श्लोक, उसको वहां नंबर डाल लीजिएगा। सोच रहे होंगे बच्चे, जब सर जी यहीं विमर्श में लिखा था तो काहे घुमा के इतना ले जाते हैं आप? विमर्श में आ जाइए, यहीं पे नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। 8-10 लाइन छोड़ के नीचे आइए। तैल वसा मज्जा सर्पिशाम तू यथा पूर्वम श्रेष्ठत्व मिला। यस सर। हाँ वही है जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। धृत वीर में शीतल होता है, इसीलिए पित्त शामक होता है, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा होता है। तो थॉमस याद रखिएगा। अगले पेज पे आ जाइएगा। एक हम लोग पढ़ेंगे हैमंती के बिल्कुल बीच में विमर्श जहाँ चल रहा है, देखिएगा। हैमंतिकम दोष चयम बसंते प्रवाहयन ग्रीष्म अभ्र काले घनात्ये वार्षिकामाशु सम्यक प्राप्नोति रोगनात्र जान जातु। चरक शारीर में पढ़ेंगे। शारीर चरक सूत्र नहीं है, सूत्र को काट दीजिए, शारीर का है। शारीर के दूसरे चैप्टर में आएगा, वहां पे बताएंगे इसको। फिलहाल इंपॉर्टेंट क्या है, 2 लाइन और नीचे देखिएगा। सूत्र की 1 लाइन, संचय अपहरता दोषा लभंते नोत्तरा गति। मिला? यस सर। सुश्रुत का 15वां चैप्टर और 21वां चैप्टर फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत सूत्र 15 और 21 फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 में जो है आपका षड क्रिया काल है और वहीं का ये श्लोक है। और शायद 15वें में वो वाला श्लोक भी आपका स्वस्थ की परिभाषा है। वहीं पे आगे पीछे जो है रस वगैरह के बारे में है। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, संचय अपहरता दोषा लभंते न उत्तरागति। कहने का मतलब क्या है, अगर हम षड क्रिया काल की बात करें, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम, ऐसा कुछ करके हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो इस श्लोक का मतलब जो आपके बुक में विमर्श में दिया हुआ है, संचय अपहरता, अगर संचय की अवस्था में ही हम दोष का जो है अपहरण कर लें, यानी कि उसको चिकित्सा कर दें, दोष का शमन कर दें, तो व्याधि जो होता है या उस दोष की आगे की तरफ गति नहीं हो पाती। मतलब वहीं पे आपने चैन को ब्रेक कर दिया। जो व्याधि उत्पन्न होने का जो क्रम होता है, जो हम स्थान संशय की अवस्था तक, खवय गुण्य स्थान संशय की अवस्था तक और फिर व्यक्त यानी कि व्यक्तावस्था तक वो व्याधि पहुंचती है। अगर आप संचय या अर्ली स्टेज में अगर व्याधि को ब्रेक कर देते हैं, मतलब रोक देते हैं, तो वह व्याधि आगे की तरफ गति नहीं कर पाती। ठीक, तो यही है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। और नीचे विमर्श में आया, जहां विमर्श खत्म हो रहा है, अष्टांग संग्रह में भी तैलम प्राविशी वर्षांते सर्पिरण्यो तू माधवे सर्व सर्वस्यम च स्नेहम युज्याद भास्वती निर्मले। मिला? यस सर। अष्टांग सूत्र 25 का है। वर्षांते के बगल में जहां है ना वर्षांते लिखा हुआ है, वर्षांते लिखा हुआ है, हाँ सर। वर्षा के अंत में कौन सी ऋतु आती है? शरद आती है ना। तो वर्षांत, शरद आती है। तो वर्षा के अंत, वर्षांति के बगल में शरद लिख लीजिए। वैसे भी शरद में सर्पी, शरद में पित्त का समन करते हैं, तो पित्त के लिए सर्पी, तो वर्षांते को शरद लिख लीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका। तैल प्राविशी, प्राविश कहिए चाहे वर्षा कहिए, तो प्रावट काल में वैसे भी जो है वात बढ़ा रहता है ना, तो तैल का प्रयोग वहां कर रहे हैं। और माधवे सर्व सर्वस्यम च स्नेहम युज्याद भास्वती, आपको वही तैल का बताना था और सर्पी का बताना था, तो सर्पी वर्षांते हो गया। स्नेह पान काल, देखिएगा अगला श्लोक आपको बताया अभी मैंने। गर्मी के दिनों में वात और पित्त की अधिकता में रात्रि के समय और शीतकाल में कफ की अधिकता में दिन के समय, भी लिखाया ना मैंने। अगला श्लोक देखिएगा हाँ सर। 19, ये लिखा दिया हमने, ठीक है। आगे पढ़िए। इसी का श्लोक विमर्श जहाँ खत्म हो रहा है, सुश्रुत ने भी इसे स्पष्ट किया है। शीतकाले दिवा स्नेह उष्ण काले विभेन्निशी वात पित्त अधिको रात्रो वात श्लेष्मा अधिको दिवा। सब आचार्यों ने घुमा फिरा के वही बात कही है। मिला? विमर्श लास्ट में जहाँ खत्म हो रहा है इस श्लोक का, हाँ सर मिल गया। अंडरलाइन करिएगा उसको।
फिर इसके बाद ये तो इन्होंने बताया कि इन इन समय में जैसे वात पित्त है, उष्ण काल है तो रात में कफ बढ़ा हुआ है, और जाड़े का समय है तो हमको दिन में करना है, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा नहीं किया तब क्या हो जाएगा। देखिए अगला श्लोक, आगे देखते हैं। मेरे में श्लोक नंबर नहीं पढ़ा है, लेकिन वो श्लोक कौन सा होगा, श्लोक होगा वो 20वां। 20 और 21 देखिए। अति उष्ण व दिवा पीतो वात पित्त अधिकेन व मूर्छा पिपासा उन्मादम कामला व समीरयेत। क्या लिखा हुआ है, विपरीत काल में स्नेहपान से क्या क्या हानियां होने वाली हैं। अत्यंत उष्ण काल में या वात प्रधान या पित्त प्रधान यानी वीआईपी को, देखिएगा, अति उष्णे व दिवा पीतो वात पित्त अधिकेन व मूर्छा, अगर आपने क्या कर दिया, दिन में दे दिया, बताया कब है, रात में देने के लिए कहा गया है ना। अगर आपने उल्टा कर दिया, दिन में दे दिया, तब क्या हो जाएगा, मूर्छा, पिपासा, उन्माद, कामला को गोला बनाइए, कामला को गोला बनाइए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले वाले श्लोक में कि वात पित्त में और उष्ण काल में कब देना है, रात्रि में देना है, पढ़ा ना 19वां श्लोक। यस सर। वही यहाँ बता रहे हैं, अगर आपने इसका उल्टा कर दिया वात पित्त व्याधि में और उष्ण काल में, अगर दिन में उसको धूप में बैठा के मालिश कर दी, तब उसको मूर्छा आ जाएगी, पिपासा, वैसे भी धूप में बैठा दो गर्मी में प्यास लगेगा, उन्माद, पगला जाएगा वो, है ना। कामला, यही हमको बताना है, कामला है यहाँ पे, इतनी व्याधियां हैं, ठीक है ना। यूपी में कामला ऐसा कुछ हमने लिखा हुआ है, वीपी, वीपी में कामला, वीपी में कामला। आगे देखो, वो कुछ खास फार्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट याद रखना, हर जगह ट्रिक नहीं चलता है, बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगला लाइन देखिएगा, शीते रात्रो, शीत काल में यानी जाड़े के टाइम में अगर रात में दे दिया, पिबेन स्नेहम नरः श्लेष्म अधिको अपि, और श्लेष्म यानी कफ की अधिकता होने पे, और शीत काल में, वैसे उष्ण मतलब दोपहर में कहा गया है, अगर ऐसी सिचुएशन में रात में दे दिया, तब देखिएगा आनाह रुचि, अरुचि है वो, आनाह अरुचि शूल पांडुता व समृच्छति। लिख लीजिएगा, रात में स्नेहपान से, रात में स्नेहपान से रुचि पांडे, रात में स्नेहपान से रुचि पांडे को आनाह शूल, आनाह शूल, तो रात में यानी कि रात में स्नेहपान किया, क्या हो गया, रुचि से अरुचि, पांडे से पांडुता, आनाह और शूल। तो याद रखिएगा, हमने आपको कामला गोला बनवाया था, तो कामला किस में था, रात में, सर दिन में। दिन में जाग रहे हो, तो कामला दिन में और पांडु रात्रि में, ठीक है। क्लियर हुआ, ऊपर नीचे मत कर देना। अगली लाइन देखिएगा, अनुपान हम आपको जिम बता चुके हैं। अगला श्लोक जो है 22वां श्लोक देखिएगा, हम आपको बता चुके हैं, हेरिंग डाल लीजिए उसका, अनुपान। अगले पेज पे आइएगा, स्नेह की 24 प्रविचारणाएं, स्नेह की 24 प्रविचारणाएं, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे बच्चा, ठीक है। टाइम टेकिंग है, इसको बताएंगे अगली क्लास में। पंचकर्म के एक टॉपिक में कम से कम 2 लेक्चर लगेगा, है ना। अब स्नेहन में 2, स्वेदन में 2, है ना, फिर वमन में लगभग 2 लेक्चर लगेगा, विरेचन में भी 2 लेक्चर, बस्ती में टाइम लगेगा, क्योंकि बस्ती थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा, ठीक। तो मॉर्निंग वाली क्लास में हम लोग 8 बजे से पढ़ेंगे चरक सूत्र 3, कल मॉर्निंग में चरक सूत्र 3,
इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन, लेप, प्रलेप, प्रदेह, ये सब बताया गया है। और अगवधी अध्याय कल सुबह हम लोग यस सर। शाम को पंचकर्म ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।